बैलेंस ऑफ पेमेंट को BOP भी कहते हैं, ठीक है। तो सम टाइम क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हमारी बेसिकली एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ जो भी लेन देन होता है उसकी जो रिसिप्ट होती है एंड पेमेंट होती है उसका इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट of a country is systematic record of all economic transaction between the resident of the reporting country and resident of the foreign country during a given period of time। एक दिए गए टाइम पीरियड में, जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं ना कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो है वो हमारा कितना जो है अमाउंट हमें डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, तो इन द सेम सेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ कितना जो है वो लेन देन हुआ है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। So when we say a country's balance of payment, we are referring the transaction of its citizen and government। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि पर्सन्स की जो है जैसे इंडिविजुअल की ही ट्रांजेक्शन जो है दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल के साथ हुई है, नहीं। गवर्नमेंट का जितना लेना देना हुआ होता है, गवर्नमेंट की ओर से दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स इसमें इंक्लूड की जाती हैं। डेफिनेशन इसकी RBI के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो इंडिया में जो हमारा सेंट्रल बैंक है उनके अकॉर्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली इन्होंने बोला है कि रिकॉर्ड रखा जाता है किसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का, ठीक है, इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो भी हमारी रिसिप्ट या पेमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाता है। और ये व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है और सरकार के बीच में भी हो सकती है। इसके बाद इसके फीचर्स की बात करें तो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किसका, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, बिटवीन one country and rest of the world। इट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल नेचर, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जिनको देखा छुआ जा सकता है विजिबल, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है, इनविजिबल। इट रिलेट टू अ पीरियड ऑफ टाइम, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए तैयार किया जाता है और बेसिकली एनुअल स्टेटमेंट इसमें रखी जाती है, मतलब एक साल के लिए बनाया जाता है। इट अडॉप्ट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जैसे हमारा अकाउंट्स में बुक कीपिंग सिस्टम होता है ना, डेबिट एंड क्रेडिट है ना, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट, ठीक है, वैसे ही इसकी दो डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती हैं। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब देखिए हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिस्कस किया, एक वर्ड आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा दूसरे देश के साथ जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुआ होता है उसके रिकॉर्ड को रखता है। इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेबिट क्या किया जाता है, डेबिट आइटम में इसका फॉरेन इंपोर्ट, फॉरेन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इंक्लूड की जाती है। और क्रेडिट में जो है हमें जो है इनकम्स होती हैं लाइक एक्सपोर्ट, ठीक है, फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, किसी फॉरेन कंट्री ने हमारी इकोनॉमी में कुछ खर्चा किया वो भी हमारी इनकम है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी जैसे FDI है, ठीक है। उसके बाद व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ फेवरेबल, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, ठीक है, इंपोर्ट कम है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल होता है। और जब हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा होता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स को कंसीडर करता है, ओनली ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें ट्रेड प्लस अदर जो पेमेंट, जैसे कि हमने कहीं पे किसी कंट्री में कोई आपदा आई है वहाँ पे पैसे दिए, या किसी कंट्री ने हमें कुछ सब्सिडी दी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं बैलेंस ऑफ
पेमेंट में। आगे जो है एक डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में शो किया हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंस का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड टर्म है क्योंकि इसमें सारी आइटम्स को, सारी ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है एक नैरो टर्म है क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रेड ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफ़र। और दूसरी साइड बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ, ठीक है। और जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इक्वल टू, इसमें कैपिटल अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, और इन दोनों को प्लस किया जाता है और माइनस किया जाता है बैलेंसिंग आइटम्स जो एरर एंड ओमिशंस होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड नेट अर्निंग, ठीक है, ऑन इम्पोर्ट माइनस नेट पेमेंट फ्रॉम, नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट माइनस नेट पेमेंट फॉर इम्पोर्ट। मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से जो हमें पेमेंट एंड रिसिप्ट होती है उसकी जो है नेट अमाउंट को वही शो करता है। और जो मेन फैक्टर्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं वो है कंडीशन ऑफ फॉरेन लेंडर, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सचेंज रेट एंड प्राइसेस, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। इम्पॉर्टेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की? बैलेंस ऑफ पेमेंट पहली बात तो सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो हमें शो करता है। दूसरा है इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स दैट क्रिएट डिमांड एंड सप्लाई फॉर द करेंसी। दूसरा जज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल स्टेटस भी पता लग जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ठीक है। दूसरा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंफर्म ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड। इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड कैसे है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्या ट्रेंड है, उसको भी ये शो करता है। और दिस में इंडिकेट पॉलिसी शिफ्ट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। पॉलिसी शिफ्ट को भी ये इंडिकेट कर देता है। जैसे आरबीआई ने कोई पॉलिसी बनाई, अकॉर्डिंगली हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें पता लग जाता है कि पॉलिसी जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंफर्म ट्रेंड इन इकोनॉमीज, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। इट में आल्सो इंडिकेट चेंज और रिवर्स इन द ट्रेंड। ये ट्रेंड को भी शो करता है और चेंजेस को भी शो कर देता है कि इकोनॉमी में किस तरह का चेंज आ रहा है, क्योंकि हमने ईयर टू ईयर जो है वो रिकॉर्ड रखा होता है और उसको कंपेयर करके हमें इमीडिएटली पता लग जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या जनरल रूल आते हैं? फर्स्ट रूल है इफ़ ट्रांजेक्शन अर्न्स फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन इट इज़ अ क्रेडिट एंड रिकॉर्डेड एज अ प्लस आइटम। मतलब हमें जो है फॉरेन करेंसी मिलती है हमारे देश को, जैसे आपके खाते में पैसे क्रेडिट होते हैं ना, तो आप खुश हो जाते हो और अपना बैंक बैलेंस जो है वो प्लस कर लेते हो। तो सेम सेंस में अगर करेंसी फॉरेन की है और इंडिया को मिली है तो हमारे लिए वो क्रेडिट है और प्लस आइटम है। इफ़ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आपने फॉरेन करेंसी जो है स्पेंड की है तो ये आपकी जो है वो डेबिट आइटम है, इसको डेबिट किया जाएगा और नेगेटिव आइटम में जो है इसको कंसीडर किया जाएगा। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो इन सिंपल आप कौन कौन से खाते तैयार करते हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट और एक एरर एंड ओमिशन जो है आप यहाँ पे बनाते हैं। करंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट आपको वैसे भी थोड़ा सा आइडिया इसका है ही। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में जो हमें पैसा मिला होता है या शॉर्ट रन में हमने जो पैसा खर्च किया होता है उसका जो है एक रिकॉर्ड ये प्रोवाइड करवाता है। इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। ये जो है वो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिट वाला भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है द करंट अकाउंट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम टू अब्रोड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट रेफर
टू द इंक्लूजन ऑफ 3 बैलेंसेज ऑफ नेमली, इसमें जो है 3 बैलेंसेज आते हैं, मर्केंटाइल बैलेंस, सर्विस बैलेंस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र बैलेंस। ठीक है, तो इसमें जो 3 बैलेंस आते हैं जिसको मर्केंटाइल बैलेंस बोलते हैं वो बेसिकली हमारा ट्रेड बैलेंस होता है। ठीक है, ट्रेड बैलेंस में मर्केंटाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट में से माइनस करेंगे इंपोर्ट तो हमारे पास मर्केंटाइल जो है वो बैलेंस आ जाएगा, और सर्विस जो बैलेंस है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, इनकम बैलेंस क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, एक नेट इनकम रिसिप्ट फ्रॉम असेट और नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब हमारे लिए इनकम बैलेंस क्या है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो इनकम आ रही है फॉरेन की करेंसी में। ठीक है, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स क्या होता है, ट्रांसफ़र्स में हमारे जो हम गिफ्ट दे देते हैं दूसरी कंट्री को या दूसरी कंट्री हमें गिफ्ट दे देती है उसको इंक्लूड किया जाता है। गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ माइनस गिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज़। देन कैपिटल अकाउंट आता है करंट अकाउंट के बाद, तो कैपिटल अकाउंट इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स दैट इन्वॉल्व रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कंसर्न्ड चेंजिंग आइदर हिज असेट और विद और हिज लाइबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कैपिटल अकाउंट है जो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हुई होती हैं उनको जो है वो डील करता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल अमाउंट, इट रेफर्स टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, और इसमें जो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट रन बोरोइंग्स लैंडिंग, ठीक है, वो जो है वो इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद कैपिटल अकाउंट बैलेंस की बात करें तो ये जो है सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है। इट इंक्लूड प्राइवेट फॉरेन लोन्स फ्लो, मूवमेंट्स इन बैंकिंग कैपिटल ऑफ ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन, रिजर्व, गोल्ड मूवमेंट एट्सेट्रा। और इसके अगर हम बात करें तो उसको जो है वो इन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर कैपिटल। जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो हमें सिंपली पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यू ऑल नो दैट कैपिटल मींस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है या हमने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की है तो उसका प्रॉपर्ली यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है। तो एक आपका जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको आप FDI बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो आपने जो है इन्वेस्टमेंट की होती है, और अदर अगर कैपिटल जो है यहाँ पे पहले की पेंडिंग है या आपकी जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में, उसको यहाँ पे लिया जाता है। एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट आता है कौन सा, रिज़र्व अकाउंट। ठीक है, तो रिज़र्व अकाउंट की आप बात करें तो रिज़र्व अकाउंट में जो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट रिज़र्व करने के लिए बोला होता है कि इतना आपने रिज़र्व करके रखना है, उसकी बात यहाँ की जाती है। रिज़र्व अकाउंट में हमारे 3 जो है वो अकाउंट्स बनते हैं, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ठीक है, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, एंड रिज़र्व एंड मॉनेटरी गोल्ड, इन तीनों का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। IMF आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कंपलसरी किया होता है कि इतना आपको जो है वो कंटेन करके रखना है, परचेज क्रेडिट एंड रीपरचेज डेबिट अमाउंट। स्पेशल ड्राइंग राइट जो है ये क्या है, ए रिजर्व असेट क्रिएटेड बाय IMF एंड एलोकेटेड फ्रॉम टाइम टू मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद जो है एरर्स एंड ओमिशन आता था लास्ट, एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रिजर्व अकाउंट के बाद 4th नंबर पे एरर्स एंड ओमिशन आता है। तो एरर एंड ओमिशन, द एंट्रीज अंडर दिस हेड relate mainly to leads and lags in the reporting of the transactions. It is of balancing entry and is needed to offset the overstated or understated कंपोनेंट्स। ठीक है, बेसिकली मैंने बोला ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस्ड होता है। तो करंट अकाउंट वो आपका डेफिशिट सरप्लस दोनों शो कर सकता है। आपका जो दूसरा अकाउंट आता है कैपिटल अकाउंट, वो भी जो है वो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, डेफिशिट और सरप्लस दोनों में आ सकता है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कौन करता है, एरर्स एंड ओमिशन, मतलब इसमें आप उन आइटम्स को माइनस करते हो, आप इतनी आइटम्स माइनस करते हो कि आपकी दोनों साइड का टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो टोटल है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, एरर एंड ओमिशन में वो सारी आइटम्स इंक्लूड की जाती हैं। ये एक जो है टेबल बताया हुआ है इन्होंने, रिसिप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का टेबल है। तो
रिसिप्ट साइड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, और ट्रेड अकाउंट बैलेंस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आपने रिसीव किया हो, यूनिलेटरल रिसिप्ट आपकी आती हैं। और करंट अकाउंट बैलेंस में आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में आपका चेंज इन रिजर्व और पेमेंट साइड देखें तो आपकी जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रेड अकाउंट बैलेंस में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट आपने पे किया हो, यूनिलेटरल आपकी पेमेंट हुई हो। करंट अकाउंट में जो है आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, शॉर्ट टर्म लेंडिंग, मीडियम और लॉन्ग टर्म आपने लोन दिए हो। और एरर्स एंड ओमिशन में जो है आपका चेंज इन रिजर्व जो है वो आता है। तो इसको जैसे इस हिसाब से जो है इसका ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लास्ट में क्या होता है कि जो कैपिटल हमने जो अकाउंट बैलेंस को एरर्स एंड ओमिशन से जो है एडजस्ट किया होता है, तो हमारी टोटल रिसिप्ट जो है वो टोटल पेमेंट के बराबर हो जाती हैं। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं है, इट मीन्स कि डिसइक्विलिब्रियम है। ये दो तरह का होता है, एक होता है सरप्लस, ठीक है। सरप्लस में क्या होता है कि हमारा क्रेडिट ज़्यादा होता है और डेबिट कम होता है, मतलब इनकम ज़्यादा है हमें और पेमेंट हमने कम की है। और डेफिसिट में क्या होता है कि हमारी पेमेंट ज़्यादा है और क्रेडिट अमाउंट या रिसिप्ट हमारी कम हुई होती है, ठीक है। काउजेस क्या हैं, किन वजहों से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस या डेफिशिएट दे देता है। एक आता है साइक्लिकल, जो हमारे फ्लक्चुएशन होते हैं, या फिर एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चेंज हुआ हो, कम या ज़्यादा हुई हो, ठीक है, पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हुई हो। दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस, नेचुरल क्लाइमेट आया हो, आपदा आई होगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे कैपिटल में कुछ मूवमेंट हुई है तो वो चीज़ें इसमें आती है। अब जो है इन्होंने हमें बोला है कि आप जो है किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप कैसे सुधार सकते हैं, तो इसमें मॉनेटरी मेजर्स आपके आते हैं। मॉनेटरी मेजर्स में आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करिए, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी में चेंज करिए। मॉनेटरी पॉलिसी में आप अपनी SDR को कम ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको आप जो है देखिए कि आपको किस तरह से अब खर्चा करना है। आप फॉरेन करेंसी पे जो खर्चा होता है उसको ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ्लेशन, और इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज का जो कंट्रोल है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, उसको आप जो है सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसके बाद आता है नॉन मॉनेटरी मेज़र। ये तो मॉनेटरी मेजर्स थे, फिस्कल पॉलिसी में चेंज करिए, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करिए, ठीक है। नॉन मॉनेटरी में आता है कि आप कुछ इस तरह की जैसे एडवर्टाइजमेंट दीजिए या लोगों को जो है वो लुभावने जो है आप जो बोलते हैं ना प्रलोभन दीजिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए नई नई टेक्निक्स बताइए जिससे जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, मतलब एक्सपोर्ट को वो ज़्यादा बढ़ावा देना चाहे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है हमने। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट के लिए उनका जो है आप बेसिकली एक्सपोर्ट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, एक तरह का टैक्स होता है, उसको कम कर दीजिए, ठीक है, और उनको जो है फ्री बना दीजिए, मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मत रखिए। और इंपोर्ट के लिए जो है आप सब्सिट्यूट दे सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम इंपोर्ट करते हैं उनका सब्सिट्यूट अपनी ही कंट्री में अगर प्रोवाइड करवा दिया जाए तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाहर पैसा नहीं जाएगा। उसके बाद जो है इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए आप कोटा सिस्टम लगा दो कि आप इतने से ज़्यादा जो है बाहर को माल नहीं भेज सकते। आप टैरिफ बढ़ा दीजिए, टैरिफ मतलब आप टैक्स बढ़ा दीजिए। इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अभी अनबैलेंस्ड ही है अगर हम बात करें। क्यों? क्योंकि हम अभी डेवलपिंग नेशंस में हैं, और डेवलपिंग नेशंस में अगर हमने अपने नेशन को डेवलप करने के लिए जो है वो मशीनरी ज़्यादा हाई क्वालिटी की चाहिए होती है, ठीक है, तो जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, अच्छी टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, इसकी वजह से हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। और ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है हम इस बात को बोल सकते हैं कि हमारी पेमेंट जो है वो ज़्यादा है। रिसिप्ट एक्सपोर्ट हम इतना नहीं कर पाते हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा ना कर पाने के रीज़न क्या है?
एक तो हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्शन के जो साधन हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, हमारा प्रोडक्शन गुड क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है, तो हमें इस चीज़ के बारे में जो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।